इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी और उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। उसमें एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए थे जो मैं आपको अभी बताती हूँ कि देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अपन ने क्या कहा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल्स टू एच न्यू या इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये था अपना कॉन्सेप्ट। अपन फोटोन्स की बात कर रहे थे एज ए वेव, जो अपने मूवमेंट्स हैं उसकी बात कर रहे थे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए, 2 पॉइंट्स लिखिए। पहली बात तो कि जब फोटोन जो होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या लाइट रेडिएशंस, और लाइट रेडिएशंस में अपन क्या कहते हैं, क्वांटा को फोटोन कहते हैं। तो जब फोटोन आपके वैक्यूम में मूव करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है बेटा वो लाइट की स्पीड मानी जाती है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेन फोटोन्स मूव or travel in vacuum their speed is equal to speed of light। ओके, जो कि 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मगर जब यही फोटोन आपकी किसी मीडियम में, जैसे एयर मीडियम में या वाटर में या ग्लास में मूव करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीडियम देयर स्पीड विल आल्सो चेंज। तो जब ये आपके किसी मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बट व्हेन फोटोन्स move in medium their speed is also changed। तो जब उनकी स्पीड चेंज हो जाती है तो बाकी चीजें भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो भी चेंज हो जाएंगी। तब हम इसकी स्पीड लाइट की स्पीड नहीं मान सकते। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे लिखाने थे। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मुझे आपको बताने हैं कि देखिए अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपके 2 सिस्टम दे रखे हैं, जैसे सिस्टम 1, इसके अंदर कहा कि कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी E1 है और जो फ्रीक्वेंसी है E1 है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी दोनों सिस्टम 1 है तो 1 1 अपन ने मांग ली। अब इसी तरह से दूसरा कोई सिस्टम है जिसमें फोटोन, भाई मीडियम चेंज कर दिया तो फोटोन की एनर्जी भी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो दूसरे किसी सिस्टम में फोटोन की एनर्जी E2 ले लें और फ्रीक्वेंसी nu2 ले लें। तो अगर इन चारों में से कोई 3 वैल्यूज दे दें और एक को पूछें, तब हमको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा? बिकॉज वी नो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो आपके क्या हो जाता है, E1 is proportional to nu1 and E2 is also proportional to nu2। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो मैं इनको अपॉन कर दूं तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू nu1 अपॉन nu2। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जब कोई 2 सिस्टम दे दें जिसमें एनर्जी की वैल्यू अलग हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग हो। तो एक तो ये केस हो गया अपना, ठीक है। इसी तरह से एक और केस ले लेते हैं कि वापस हमको 2 सिस्टम दे रखे हैं, मगर इस बार पहले सिस्टम में एनर्जी E1 दी और लैम्डा दे दिया बेटा, फ्रीक्वेंसी नहीं देके वेवलेंथ दे दी। और दूसरा कोई सिस्टम है जिसमें एनर्जी की वैल्यू E2 जो कि डिफरेंट है E1 से और वेवलेंथ भी डिफरेंट कर दी। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ1, E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ2। तो इन दोनों को मैं अगर क्लब करूं तो अपना हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप है और दो सिस्टम हैं उस न्यूमेरिकल में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। और अगर एनर्जी और वेवलेंथ में आपके रिलेशन दे रखा है और दो सिस्टम दे रखे हैं अलग अलग वैल्यूज के साथ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। ओके, उतार लीजिए इसको। थैंक यू।